धूप सब पर बराबर पड़ती है, पर असर बराबर नहीं करती। जिसके सिर पर छत हो उसे धूप मौसम लगती है, जिसके सिर पर छत न हो उसे धूप किस्मत लगती है। ओ रामलाल, कमर सीधी कर ली? बहुत जल्दी आदत बदल रही है तेरी। नहीं सेठ जी, बस सांस ले रहे थे। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम आपके आगे आराम करें। अगर गलती हो गई हो तो माफ कर देना मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सुन रामलाल, तुम लोग भूल जाते हो जल्दी। तेरे बाप ने भी मेरी जमीन जोती थी, तेरी माँ ने भी मेरी कोठी में झाड़ू लगाया था। अब तू भी यही करेगा और तेरी औलाद भी। गरीब लोग सपने नहीं देखते, गरीब लोग काम करते हैं, और काम भी तब जब मालिक इजाजत दे। वो बेंत जमीन पर मारता है। और याद रख, जिस दिन तेरी जुबान ज्यादा चली ना, उस दिन तेरी दिहाड़ी ही नहीं, तेरी रोटी भी बंद कर दूंगा। सेठ हीरालाल गांव का अकेला जमींदार व्यक्ति था। रामलाल और उसकी पत्नी बिमला सेठ के खेत में मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाहन करते थे। वहीं कुछ ही दूरी पर रामलाल का लड़का पपीता खड़ा था, जो अपने पिताजी की बेइज्जती होते देख पपीता सेठ के पास आता है और उससे बोलता है, सेठ जी, आपकी जमीन है मान लिया, आपकी ताकत है मान लिया, पर इतना याद रखिए, हम मजदूर हैं, गुलाम नहीं। आप दिहाड़ी देते हैं, इज्जत नहीं खरीदते। और जिस दिन मजदूर ने ठान लिया ना, तो वही जमीन उसकी ताकत बन जाएगी। तू बहुत बोलने लगा है। अभी हाल ही में तूने पढ़ाई छोड़ी है ना, छोड़ दे सपने भी। तू खेत में पैदा हुआ है, खेत में ही मरेगा। और सुन, आज के बाद तेरे बाप की दिहाड़ी आधी, देखते हैं कितनी इज्जत खरीदता है तू। पपीता को जमींदार से बहस करता देख उसकी माँ उसको रोकती है तथा जमींदार से माफी मांगते हुए बोलती है, सेठ जी, बच्चा है, जोश में बोल गया। हम गरीब लोग हैं, हमारी जुबान भी भूख से चलती है। काम मत छीनिए, वरना हम लोग भूख से मर जाएंगे। सिर्फ आपका ही सहारा है। ये तो इसको मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब आज से तुम लोगों की जितनी भी दिहाड़ी बनेगी, उसका आधा मजदूरी ही दूंगा। जब कुछ दिन भूख से तड़पोगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। उस दोपहर धूप सिर्फ खेत पर नहीं पड़ी थी, एक गरीब माँ की इज्जत पर भी पड़ी थी और एक बेटे के सीने में आग बनकर उतर गई थी। कुछ फैसले गुस्से में नहीं लिए जाते। अपमान जब भीतर जम जाता है, तब इंसान शांत हो जाता है, और वही शांति सबसे खतरनाक होती है। उसी दिन शाम को पपीता के पिता बोलते हैं, आज तेरी वजह से काम भी खतरे में पड़ गया बेटा। गरीब आदमी की जुबान भारी पड़ जाती है, जानता है ना तू। हमारी रोजी रोटी उसी के भरोसे चलती है, और तुम उसी से शरारत कर रहे थे बेटा। कहीं सेठ ने अगर हमारी मजदूरी आधी कर दी तो हम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। बाबा, आज पहली बार लगा कि हम जी रहे हैं, वरना हर रोज तो बस झुक रहे थे। आपको अपमान सहते देखा है मैंने बचपन से। आज अगर चुप रहता तो शायद खुद से आंख नहीं मिला पाता। बेटा, हम तेरे हौसले से खुश हैं, पर पेट हिम्मत से नहीं भरता। घर में आटा 2 दिन का है, तेरे बाप की दिहाड़ी आधी हो गई। हम लड़ नहीं सकते हर रोज। बेटा, सेठ के भरोसे ही हमारी जिंदगी कट रही है। ना तो हम लोगों के पास जमीन है और ना ही जायदाद। ऐसे में सिर्फ उसका ही सहारा बचता है। अम्मा, मैं लड़ाई रोज की नहीं करूंगा, एक बार की करूंगा, ऐसी कि फिर कोई दिहाड़ी काटने की हिम्मत ना करे। माना कि आज हम लोगों की हालात ठीक नहीं है अभी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा माँ पिताजी। मैं मानता हूं कि मेरा जन्म गरीबी में हुआ है, लेकिन इतना आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं मरूंगा गरीबी में नहीं। अगले दिन पपीता अपने पिताजी की जमीन पर बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसके पास कुछ पैसे होते तो वो भी खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चलाता। लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। घर की हालात बचपन से ही खराब थी, जिसके वजह से पपीता ने बचपन में ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी उसके बचपन का दोस्त अमन आता है, जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। अमन पपीता से बोलता है, मैंने सुना कि तूने सेठ हीरालाल से बहस कर लिया था और बात यहां तक आ गई थी कि उसने तेरे पिताजी की दिहाड़ी आधा कर दिया है। उसके बावजूद भी तूने उसके सामने झुकने से मना कर दिया। बहस नहीं किया, बस आईना दिखाया। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा कोई मान सम्मान नहीं होता। अब सुन,
शहर में लोग जहर वाली सब्जी खाने से डर रहे हैं। तेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है। तू एक काम कर, ऑर्गेनिक खेती कर। मैं मानता हूं कि तेरे पास जमीन कम है, पर दिमाग बड़ा है तेरे पास। सोच, जो सब्जी शहर में 10 रुपए की मिलती है, तू उसे 40 रुपए में बेच सकता है, जिससे तेरा कितना फायदा हो सकता है। खेती करना आता है, पर बिना खाद, बिना दवा, बिना पैसे। बीज लाएंगे कहां से? सिंचाई कैसे होगी? और अगर फसल खराब हो गई तो? और सबसे बड़ी बात, इस काम में पैसा बहुत लगेगा, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अमन भाई, तू माफ कर दे, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। डर सबको लगता है, पर तू अलग है पपीता। तू मिट्टी को पढ़ता है। और रही बात पैसे की, तो मेरे दिमाग में आइडिया है। हम लोग बैंक से लोन लेंगे और उसी पैसे से ऑर्गेनिक खेती करेंगे। बैंक से फसल लोन आसानी से मिल जाता है। अरे बाप रे, लोन! अमन, तू भूल जा, मैं जिंदगी में कभी भी लोन नहीं ले सकता। अगर मैंने बैंक से लोन लिया और फसल अच्छी नहीं हुई तो तब तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और मेरे माता पिताजी कभी भी नहीं मानेंगे। पपीता के लाख मना करने के बाद भी अमन उसकी बात नहीं मानता है और पपीता को लेकर सीधा उसके माँ बाप के पास पहुँच जाता है और उनसे उसके काम के बारे में बात करने लगता है। चाचा जी प्रणाम। आज मैं आपसे पपीता के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि पपीता गांव में ऑर्गेनिक खेती करे और उसको शहर में अच्छी कीमत पर बेच दे, क्योंकि शहर के लोग अब केमिकल वाली सब्जी नहीं खाना चाहते हैं। वे लोग ऑर्गेनिक सब्जी के अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हैं। बेटा, ऑर्गेनिक खेती वही होती है ना जिसको हिंदी में जैविक खेती कहते हैं, जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता। कीटनाशक की जगह प्राकृतिक उपाय अपनाए जाते हैं और गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और स्वास्थ्यवर्धक फसल उगाना होता है। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑर्गेनिक खेती का यही मतलब होता है। अब बताइए, क्या आप पपीता के खेती करने के लिए बैंक से लोन लेंगे ना? नहीं बेटा, हम लोग लोन नहीं ले सकते। एक तो ऐसे ही बहुत कंगाली है, ऊपर से लोन। ऐसा सोचना भी मत। हमारे पूर्वजों ने कभी बैंक से लोन नहीं लिया, तो हम कैसे लोन ले सकते हैं? हम अपनी जिंदगी दुख में बीता लेंगे, लेकिन उधारी के पैसे से या लोन के पैसे से हम अपने शौक पूरा नहीं करते। ऐसे ही बात करते करते काफी वक्त गुजर जाता है, परंतु पपीता के पिता बैंक से लोन लेने के लिए नहीं मानते हैं। और शाम को जब पपीता सो रहा होता है, तब उसके माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनकी आवाज पपीता के कानों में साफ साफ आ रही होती थी। अजी, सुन रहे हैं? पपीता हमारा एकलौता बेटा है और उसने जिंदगी में हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। गरीबी की वजह से उसने पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया था और आज वो हमसे एक चीज मांग रहा है। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसकी बात माने? मैं समझ रहा हूं भाग्यवान, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई संपत्ति या धन तो है नहीं जिसे मैंने बचा के रखा है। शुरू से ही जैसे तैसे करके घर का गुजारा चला है। अगर बैंक से लोन लेने के बाद उसका काम नहीं चला तो बैंक वाले हमारे घर और खेत की नीलामी कर देंगे। फिर हम ना घर का रहेंगे ना घाट का। मैं आपकी सारी बात मानती हूँ जी, लेकिन अपने बेटे के प्रति हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब समय है उसके बारे में कुछ करने की। कम से कम जिंदगी में कभी किसी बात का अफसोस तो नहीं रह जाएगा कि हम लोगों ने उसकी एक बात नहीं मानी। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कहती हो तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। हमने भी अपने बेटे को कभी कुछ नहीं दिया। शायद आज यही वो मौका है, सो शायद उसकी किस्मत बदल देगा और हमारी भी। मैं कल ही बैंक जाकर लोन के बारे में बात करता हूं। अगले दिन पपीता और उसके पिता रामलाल और उसका दोस्त अमन गांव के ग्रामीण बैंक में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी बात सुनने के बाद बैंक का मैनेजर बोलता है, तो आप लोगों को KCC लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, बैंक से लोन आपकी जो जमीन है उसी के हिसाब से मिलेगी, और आप लोगों ने अगर बैंक का पैसा सही समय से नहीं भरा तो हम आपकी जमीन कुर्की करके अपना पैसा वसूल लेंगे। आप हमारी मदद कर दीजिए सर। हम लोग वादा करते हैं कि समय पर किश्त का पैसा जमा कर देंगे और वक्त से पहले जितना भी लोन का पैसा है उसको पूरा भर देंगे।
बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए सर। हाँ सर, हम ऑर्गेनिक खेती करके हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। और रही बात गारंटी की, तो हम अपनी जमीन के कागज दे रहे हैं लोन के बदले। हमारी मदद कर दीजिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हारा लोन पास कर देता हूँ। तुम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति लगते हो और हम जैसे सरकारी कर्मचारियों को उन सभी लोगों की मदद करनी चाहिए जो ईमानदार और मेहनती हों। बैंक मैनेजर द्वारा लोन पास करने के बाद पपीता को पैसे मिल जाता है। उसके बाद पपीता ऑर्गेनिक बीज बो देता है। कुछ दिनों के बाद खेत में अच्छी फसल लग जाती है। पपीता को लगता है कि अब उसका भाग्य बदलने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रात को जब पपीता सो रहा होता है, तब बहुत तेज बारिश होती है, जिससे उसकी सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरी सारी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा? कैसे बैंक का लोन भरूंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई प्रभु। पपीता फूट फूट कर रोने लगता है। उसके पास यही एक आखिरी मौका था जो उसको और उसके परिवार को गरीबी से निकाल सकता था, लेकिन वो मौका भी हाथ से निकल चुका था। पपीता को किस्मत की मार अभी और भी झेलनी थी। अगले दिन जब पपीता की माँ को पता चलता है कि बारिश की वजह से उसके बेटे की सारी फसल बर्बाद हो गई, तो वो पपीता से बोलती हैं, बेटा परेशान मत हो, ये लो मेरा सोने का कंगन, जिसे मेरी माँ यानी तुम्हारी नानी ने मुझे दिया था अपनी निशानी के तौर पर। इसको बेचकर नए बीज लाओ और अपनी ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत फिर से करो। हिम्मत मत हारो बेटा। नहीं माँ, मैं इस सोने के कंगन को नहीं ले सकता। ये हमारी नानी जी की निशानी है। मैं इसको गिरवी नहीं रख सकता। हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। बेटा तुम परेशान मत हो। इस कंगन को हमने तुम्हारे भविष्य के लिए ही बचा के रखा था कि अगर जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, उस दिन इस कंगन को बेचकर हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। और मुझे लगता है कि आज वही दिन है। रास्ता ना देखकर पपीता अपने माता पिता के बार बार कहने पर पपीता उस कंगन को ले लेता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बैंक वाले उसकी जमीन की कुर्की करके अपना पैसा वसूल करेंगे। पपीता साहूकार के पास पहुंचता है और बोलता है, साहूकार जी, ये लो सोने का कंगन, इसको गिरवी रखने आया हूँ। दाम जितना बने लगा दो मुझे, फसल दोबारा बोनी है। तुम तो वही हो ना जिसने गांव में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की थी? क्या हुआ? ऑर्गेनिक ने धोखा दे दिया। तुम भी बहुत बड़े 30 मार खान बन रहे थे कुछ दिन पहले। देखो सेठ जी, आपको पैसे देने हैं तो दो, नहीं मत दो, लेकिन ये सब बातें मत करो। हमारी फसल अच्छी हुई, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ रहा है। और एक बात देख लीजिएगा, हमारी मेहनत कैसे रंग लाएगी। साहूकार ने भी उन लोगों से ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उनको पैसे दे दिए। पैसे लेकर पपीता चला जाता है और फसल बोने के कुछ दिन बाद उसकी फसल फिर से बहुत अच्छी हो जाती है, जिस पर अमन पपीता से बोलता है, देखो पपीता, हमारी मेहनत फिर रंग लाई है। कितनी अच्छी और लहलहाती फसल हुई है। कल मैं शहर जा रहा हूँ, वहां जाकर सबको बता दूंगा, तथा कुछ बड़े लोग मेरी जानकारी में हैं जो ऑर्गेनिक सब्जी का व्यापार करते हैं। जल्दी ही उनको मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। अमन, ये सिर्फ मेरी मेहनत की नतीजा नहीं है, इसमें हम सब की हिम्मत और कभी न टूटने वाला भरोसा शामिल है। मैं तुम्हारे संदेश का इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। इतना सुनने के बाद अमन वहां से शहर के लिए निकल जाता है। अमन के दिल में अब कहीं ना कहीं सुकून था कि उसने अपने बचपन के दोस्त की मदद की और उसे गरीबी से बाहर निकाला। शहर में आने के बाद अमन कई बड़े बड़े व्यापारियों से मिलता है और बोलता है, जी सर, आपको बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा सब्जियां मिलेंगी, बिना केमिकल और मिलावट के। मेरे दोस्त की ऑर्गेनिक खेती है, आप एक बार वहां से सब्जी खरीद कर देखिए। वादा करते हैं दोबारा आप किसी और से कभी भी सब्जी नहीं खरीदेंगे। सच में अमन, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्त से ताजी और गांव की सब्जी जरूर खरीदूंगा। यहाँ शहर में देखो, कितना भी पैसा देने के बाद भी केमिकल वाली ही सब्जी मिलती है, जिसको खाकर शहर के लोगों की सेहत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है। जी सर, बिल्कुल, आप निश्चित रहिए, आपको बिल्कुल केमिकल फ्री ही सब्जी मिलेगी, वो भी बिल्कुल ताजी। आप मेरे दोस्त के साथ बिजनेस करिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप बहुत फायदे में रहेंगे।
अमन की बात सुनकर व्यापारी को यकीन हो जाता है और वो वहां से सीधा अमन के गांव जा पहुंचता है, जहां पर हरी भरी सब्जियां देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो जाता है। वो पपीता से बोलता है, क्या बात है, इन सब्जियों को तो जरा देखो, कितनी ताजी हैं और कितनी सुंदर हैं। मान गए पपीता, जैसा तुम्हारे दोस्त अमन ने हमें बताया था, ये सब्जियां उससे भी ज्यादा फ्रेश और बिना केमिकल की लग रही हैं। मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्हें जितनी सब्जियां लेकर जा रहा हूं उसका 4 गुना एडवांस भी देकर जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे वादा करता हूं आपको हमेशा बिना केमिकल की ऑर्गेनिक सब्जियां ही मिलेंगी, जिससे कि इन सब्जियों को खाने वाले लोगों की तबीयत खराब ना हो और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। और साथ में आपसे गुजारिश है सर कि आपके साथ जितने लोग बिजनेस करते हैं उन्हें भी मेरी ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताइएगा, जिससे कि ये सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। इस तरह से पपीता का व्यापार दिन प्रतिदिन हर जगह बढ़ता जाता है और कुछ दिनों में उसकी ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग हर जगह से आने लगती है। कुछ दिनों के बाद पपीता एक बहुत बड़ी ऑर्गेनिक सब्जी की कंपनी खोल लेता है और देखते ही देखते एक दिन वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है।